नमस्कार दोस्तों, ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं उसका टाइटल है रेजिग्नेशंस। रेजिग्नेशंस वर्ड सुन के हर किसी के डिफरेंट फीलिंग आती है। कुछ एम्प्लॉयज़ को ये फीलिंग आती है कि वो शायद उन्हें वो ये गाना याद आता हो, मैं कल चला जाऊंगा तो तू क्या करेगा। पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। कई बार एम्प्लॉय ये सोच रहा होता है और कुछ रेजिग्नेशंस आते हैं तो मैनेजमेंट एक दूसरे से कह रही होती है, बधाई हो भाई, इसने रिज़ाइन कर दिया। इसका मतलब कहीं एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स या बेसिक इंटेलिजेंस हर एम्प्लॉय को आई होप कि इट प्रिवेल्स विद देम, और एम्प्लॉयर के पास भी ये प्रिवेल करे और एम्प्लॉय को भी प्रिवेल करे। तो कुछ ग्राउंड रूल्स, कुछ विजडम, कुछ इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था। 3 चीज़ें हमेशा हर एम्प्लॉय को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स को तो पता रहती है। पहला कि एट्रिशन मैनेजमेंट को सूट भी करता है। अगर सेम काम के लिए कोई एम्प्लॉय हर साल इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है तो एक पीरियड के बाद उसका बहुत वैल्यू ऐड कंपनी में नहीं रहता। मैनेजमेंट के लिए ऐसे एम्प्लॉयज़ का छोड़ना कोई बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन नहीं होता। दूसरी बात जो दिमाग में रखनी चाहिए कि लोग छोड़ रहे हैं, ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है कौन छोड़ रहा है, वो कौन लोग हैं जो छोड़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, जब एम्प्लॉय छोड़ता है, और स्पेशली ये अप्लाई होता है जो लोगों ने एक रीजनेबल रिस्पेक्टेबल पीरियड एक कंपनी में बिता चुके हैं वो उनके लिए, और वो एक अच्छी सैलरी जंप पे जा रहे होते हैं, तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि बेसिकली दूसरी कंपनी जो उनको हायर सैलरी दे रही है, हायर पैकेज दे रही है, वो जो इंक्रीमेंट है वो एक एक्विजिशन प्रीमियम के रूप में दे रही है। और कहीं वो एम्प्लॉय अपनी लॉयल्टी का प्राइस टैग डिसाइड करता है कि मेरी जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल की लॉयल्टी इस कंपनी के प्रति रही है, उसको मैं ब्रेक करने की ये मेरी कीमत है। इट मे साउंड क्रूड बट रियलिटी में यही है। और कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ओल्ड एम्प्लॉयज़ लॉन्जेविटी इज़ लाइक एफडी, यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू वांट टू ब्रेक योर एफडी। क्योंकि आप वो एफडी ब्रेक करते हो, बेनिफिट लेते हो, और दूसरे साइड अनचार्टर्ड टेरिटरी में जाते हो। वहाँ पे आपको पुराने एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे वो क्वेश्चन नहीं होगा जो एज ए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय पिछली कंपनी में था। अनसर्टेनिटीज़ की कीमत आपने ऑलरेडी यू हैव बीन पेड इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीमेंट। तो ये 3 चीज़ें दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर। अब 2 चीज़ें हैं, गुड रेजिग्नेशंस एंड बैड रेजिग्नेशंस। गुड रेजिग्नेशंस क्या है एक एम्प्लॉयर के लिए? एक एम्प्लॉयर के लिए पहला कैटेगरी जो गुड रेजिग्नेशंस की है वो पुअर परफॉर्मर्स की है, क्योंकि वो ऑलरेडी फायरिंग लिस्ट में होते हैं। आपको पता है मैक्सिमम कंपनीज में बॉटम 10% को एक रूल रहता है या एक गाइडलाइन रहती है कि उनसे हम निजात पाना चाहिए मैनेजमेंट को, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म में करती हैं, उनका रोल चेंज करती हैं या उनको इजी रोल में देती हैं अगर कंपनी बड़ी है। लेकिन ये एक कॉर्पोरेट में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये रूल होता है। आश्चर्य की बात तब होगी जबकि कुछ एम्प्लॉयज़ जो पुअर परफॉर्मर लिस्ट में है, फायरिंग लाइन में है, और उन्हें पता ना हो, तो शायद वो अपने रेजिग्नेशन को लेके भी गलत ख्यालों में डूबे हुए होंगे। दूसरा कैटेगरी जो है गुड रेजिग्नेशंस में, एवरेज परफॉर्मर्स जो पोस्ट देयर यूटिलिटी पीरियड। ये बेसिकली वही लोग हैं जो एक ही काम कर रहे हैं सालों साल और इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, तो उनकी यूटिलिटी एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो गई है, जिसको कि रियलाइजेशन उनको हो सकता है हो और ना हो, लेकिन मैनेजमेंट डेफिनेटली उनको अपने रडार पे रखता है। तीसरा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है, और वो लोग जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो रेडी नहीं है प्रमोशन के लिए। उन्हें लगता है कि उनको नेक्स्ट लेवल मिलना चाहिए, वो अपने स्किल सेट्स में परिपक्व नहीं हुए हैं कि उनको बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी में गुड रेजिग्नेशंस में मेरे दिमाग में जो आता है वो लोग हैं जो ओवर एम्बिशियस लोग हैं। दे ऑलवेज पोज रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप आज उनकी एम्बिशंस को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो कल फिर अपनी नई एम्बिशन के साथ तैयार मिलेंगे
तो मैनेजमेंट भी सेफ एग्जिट पॉइंट ढूंढती है कि कौन से पॉइंट पे उनको ईज ऑफ किया जा सकता है, बिकॉज एट सम पॉइंट और द अदर दे विल नॉट बी एबल टू सेटल इन द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म। फिर एक कैटेगरी होती है ऑलवेज क्रेविंग, हमेशा रो रहे हैं, कभी बॉस के लिए कि बॉस से नहीं पट रही है, तो कभी कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं लग रहा है, तो कभी उनको सैलरी से डिससेटिस्फैक्शन है। तो ऐसे लोगों को भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती और वो गुड रेजिग्नेशंस की कैटेगरी में ही आती है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमिंग ऑफ रेजिग्नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट को आपकी टाइमिंग बहुत सूट कर रही होती है। दैट इज़ अ सेफ एग्जिट पॉइंट कि उस समय आपको ईज ऑफ करना मैनेजमेंट के लिए श्रेयस्कर है। तो आप जब रिज़ाइन करने की सोचें तो पहली बात तो अपनी यूटिलिटी का सही आकलन करें, और दूसरी बात कि टाइमिंग भी देखें कि किस टाइम पे आप रिज़ाइन कर रहे हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, बैड रेजिग्नेशंस। बैड रेजिग्नेशंस आर बेसिकली रेजिग्नेशन विच आर बैड फॉर द एम्प्लॉयर। जैसे कि कोई एवरेज एम्प्लॉय ही है, एवरेज परफॉर्मर ही है, लेकिन वो लॉयल और स्टेबल माइंडसेट के साथ काम कर रहा है और इसकी सैलरी भी मैनेजेबल रेंज में है, थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती थी, वो छोड़ता है। या फिर आपका टॉप परफॉर्मर छोड़ता है। तो टॉप परफॉर्मर अगर आपका छोड़ रहा है तो मेरा दूसरा वीडियो व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टार परफॉर्मर लीव जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, सक्सेशन प्लानिंग को लेके अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, तो दिस कैन बी मैनेज्ड वेरी वेल। फिर तीसरे बैड रेजिग्नेशंस में जहाँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि आपका करंट एम्प्लॉय लो सैलरी लेवल पे है लेकिन आप उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत हाई पे आ रहा है, तो ऐसे केस में बैड रेजिग्नेशन है, क्योंकि आप उसी की सैलरी बढ़ा सकते थे अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी। तो इन ए कंट्री लाइक इंडिया, हालांकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, ये प्रॉब्लम बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक रोल्स में हो सकता है कहीं कहीं मिल जाए, लेकिन गिवन कि हमारा टैलेंट पूल बहुत बड़ा है और एबंडेंस ऑफ टैलेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, तो इस केस में ये प्रॉब्लम भी मैनेजेबल है। तो बेसिकली कुछ ये पॉइंट्स थे, मुझे लगा कि एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को दिमाग में रखने चाहिए, और ताकि एक्सपेक्टेशन मिसमैच ना हो। लेकिन इसको समराइज़ मैं कहूँगा एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको अपना हायरिंग इंजन एफिशिएंट रखना चाहिए, रिक्रूटिंग टीम को मोटिवेटेड रखना चाहिए। रिक्रूटिंग टीम आर लाइक बिजनेस डेवलपमेंट टीम नाउ इन द करेंट वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो साइलेंटली सॉल्व कर सकते हैं अगर वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कंपनी में उनकी परफॉर्मेंस लेवल अच्छी है। तो आजकल HR रिक्रूटमेंट टीम का वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही सॉल्व करने में आपको सक्षम हो जाता, कंपनी को करते हैं। और कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स इन रिक्रूटमेंट वाइजली। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो कि ब्रोकली में और वीडियोस में है, मैट्रिक्स थिंकिंग, आगे भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं, पेरेटो प्रिंसिपल, इन सब पे, इन सब को आप यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि इन सब का बहुत ही व्यावहारिक इन सब की बहुत प्रैक्टिकल यूटिलिटी है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ब्रोकली देखते रहिए, क्योंकि ब्रोकली में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके और कहीं नहीं मिलेगी, और कॉमन सेंस डे टू डे मैनेजमेंट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और गुड रेजिग्नेशन, बैड रेजिग्नेशंस के इस डिस्क्रिप्शन से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आपको बुरा भी लगा हो तो भी इन पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि दिस विल बी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ इन योर कॉर्पोरेट लाइफ। थैंक यू।